हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज हम देखने वाले हैं गाइस केंद्रक, है ना। इससे पहले जो है मैंने बहुत सारे कोशिकांग के बारे में बता दिया, जैसे कि सेल वॉल और माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी के बारे में जो है बता दिया है। अगर नहीं देखे होंगे तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। इसके अलावा सेल थ्योरी भी जो है मैंने बता दिया है। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक गाइस। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं 11th 12th और बेसिक को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पे नोट्स तैयार करता हूँ। तो फिर आज भी मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए नोट्स। तो फिर चलिए क्या क्या देखेंगे हम वो केंद्रक के बारे में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय। फिर केंद्रक की जो परासंरचना है वो हम देखेंगे, केंद्रकीय झिल्ली, यानी कि जो इसका जो संरचना के भाग हैं उसको, उसमें पहला है केंद्रकीय झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, क्रोमैटिन जाल और केंद्रिका। ये सभी जो है केंद्रक के भाग हैं, ठीक है गाइस। केंद्रक की संरचना में ये सभी पाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट में देखेंगे केंद्रक के कार्य, ठीक है। तो फिर एक एक करके हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि केंद्रक के संरचना का वर्णन कीजिए। तो फिर परिचय तो आप दोगे ही गाइस, और अगर उसका संरचना लिखोगे तो फिर इतना तो लिखोगे ही लिखोगे, और इतना सब लिख रहे हो तो फिर उसका कार्य भी तो लिखोगे, है ना। तो फिर सभी जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर चलिए सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपना। इंट्रोडक्शन। केंद्रक कोशिका की समस्त क्रियाशीलताओं का नियंत्रण कक्ष होता है, ठीक है गाइस। क्या होता है? नियंत्रण कक्ष होता है कोशिका का। कोशिका में जितने भी कार्य होता है वो केंद्रक के थ्रू जो है नियंत्रण होता है। इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब चलिए देखते हैं केंद्रक की परासंरचना, यानी कि उसकी संरचना में क्या क्या है, ठीक है। तो फिर क्या है, डी रॉबर्टीज ने केंद्रक की परासंरचना का विवरण दिया, ठीक है। किसने दिया गई? सभी जो हम पढ़ रहे हैं केंद्रक की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, इसका विवरण किसने दिया? रॉबर्टीज ने दिया, ठीक है। केंद्रक में जो है निम्नलिखित भाग होते हैं। केंद्रक झिल्ली, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक जाल, सॉरी ये क्रोमैटिन जाल है ना, इसको मैं केंद्रक जाल यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्रोमैटिन जाल, क्रोमैटिन नेट, ठीक है। फिर लास्ट है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। तो फिर चलिए एक एक करके जो है सभी को देखेंगे। सबसे पहला जो है इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। डायग्राम यहाँ पर मेन जो हम पढ़ने वाले हैं गाइस, सबसे पहला तो जो है केंद्रक झिल्ली है ना, ये केंद्रक झिल्ली है। ये सभी जो है केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक को जो है, ये केंद्रक है और केंद्रक को जो है चारों तरफ से जो है केंद्रक झिल्ली घेर के रखा हुआ है। और केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में जो है ये छिद्र पाए जाते हैं, जिसे केंद्रकीय छिद्र कहते हैं, ठीक है। केंद्रकीय छिद्र कहते हैं या फिर न्यूक्लियोपोर भी कहते हैं। और ये केंद्रक झिल्ली जो है दोहरी भित्ति होती है ना। ये देखिए, ये एक है और ये दूसरा लेयर है, एक लेयर और ये दूसरा लेयर। तो फिर से जो है बाह्य भित्ति, बाह्य फिर बाह्य केंद्रकीय झिल्ली कहेंगे, और इसको जो है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। जो अंदर की ओर है उसको, इस वाले को। अब यहाँ पर देखिए सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? केंद्रक द्रव्य पढ़ेंगे, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो फिर इसमें जितना भी द्रव भरा हुआ है वो जो है केंद्रक द्रव्य है। फिर इसी केंद्रक झिल्ली में जो है राइबोसोम्स भी चिपके होते हैं, ठीक है, दानेदार। वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे गाइस? इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, केंद्रिका के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर ये है केंद्रिका, और ये जो पूरा जाल टाइप दिख रहा है आप लोगों को, ये जो है क्रोमैटिन जाल है, ठीक है। तो फिर इन सभी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। डायग्राम जो है आप लोग बनाएंगे, बाकी नाम वगैरह आप जो है याद कर लेंगे, लिख लेंगे। सभी को बताना उतना उचित नहीं है, है ना, लेकिन आप लोग जो है एग्ज़ाम में सभी लिखेंगे। और एग्ज़ाम में प्रयास कीजिएगा कि डायग्राम जो है वो ब्लैक पेन से ही बनाएं, पेंसिल से ना बनाएं। यदि टाइम की कमी है, आपसे नहीं बन रहा है, तब जाकर जो है उस कंडीशन में पेंसिल से बनाइएगा, नहीं तो फिर पेन से जो है बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ब्लैक पेन से। अब चलिए जो है आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट देखेंगे हम केंद्रक की संरचना में केंद्रक झिल्ली, जो कि मैंने भी आप लोगों को दिखाया। इसे सर्वप्रथम जो है एर्कलैब ने खोजा। किसने खोजा गाइस? एर्कलैब ने खोजा। यह केंद्रक के चारों ओर पतली दोहरी झिल्ली के रूप में होता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया डायग्राम में, है ना। इसे कैरियोथिका भी कहते हैं। केंद्रक झिल्ली को क्या कहते हैं? कैरियोथिका भी कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉन से 90 एंगस्ट्रॉन तक मोटी होती है, जो कि जो कोशिका भित्ति है गाइस वो दोहरी भित्ति है ना। तो फिर प्रत्येक भित्ति की जो मोटाई है वो 75 से 90 एंगस्ट्रॉन का होता है, और दोनों के बीच जो है 100 से 30 एंगस्ट्रॉन तक का जो है खाली स्थान होता है, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। एक बार मैं डायग्राम और दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देखिए ये वाला है ना, ये दोनों भित्ति क्या है, ये दोनों का जो है 75 से 90 एंगस्ट्रॉन तक का इनकी जो है मोटाई होता है, और इनके बीच का ये है ना वो जो है 100 से जो है 300 एंगस्ट्रॉन तक का खाली स्थान होता है, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। नाभिक झिल्ली में जगह जगह पर छिद्र पाया जाता है, जिसे नाभिकीय छिद्र कहते हैं।
जो कि मैंने डायग्राम बताते टाइम भी बताया था, ये वाला है ना। देखिए कहीं कहीं पर छिद्र है, तो फिर ये छिद्र जो है वो पोर इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है गाइस, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य झिल्ली पर कणों के रूप में जो है राइबोसोम्स पाया जाता है। आंतरिक झिल्ली चिकनी होती है। मैं डायग्राम जब बता रहा था तब भी मैंने बताया कि जो केंद्रक झिल्ली है उसमें जो है राइबोसोम्स चिपके होते हैं। ठीक है, बाह्य झिल्ली से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी जुड़े होते हैं। जो बाह्य भित्ति है गाइस, आप जब जो है कोशिका का संरचना देखोगे तो फिर इसमें पूरा क्या होता है कि जो न्यूक्लियर झिल्ली है ना, उसी से जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है चिपका रहता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए केंद्रक द्रव्य देख लेते हैं। और मैं यहाँ पर जो है एक एक हेडिंग मतलब टॉपिक बना के लिखा हूँ। आप जो है इसको जो है पैराग्राफ जैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं केंद्रक द्रव्य। इसे कैरियोलिम्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइस, केंद्रक द्रव्य जो है न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसे जो है कैरियोलिम्फ के नाम से भी जाना जाता है। यह केंद्रकीय झिल्ली के अंदर पारदर्शी अर्ध तरल है ना, अर्ध तरल कणिका युक्त पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है गाइस, क्या होता है ये केंद्रक झिल्ली के अंदर कैसा होता है, पारदर्शी होता है, अर्ध तरल होता है, कणिका युक्त होता है। ठीक है गाइस, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो केंद्रक द्रव्य है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल है ना, न्यूक्लिक अम्लों का बना होता है, फास्फोरस, एंजाइम्स एवं खनिज लवणों का बना होता है। ठीक है गाइस, न्यूक्लियोप्लाज्म में किसका बना होता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और फास्फोरस, एंजाइम्स और खनिज लवण का बना होता है। ठीक है, और जो कोशिका द्रव्य है उसमें जो है बिखरे हुए स्वतंत्र रूप से है ना, बिखरे हुए स्वरूप में क्रोमैटिन जाल एवं केंद्रिकाएं पाई जाती है। यह केंद्रक को तनन मतलब ये जो केंद्रक द्रव्य है ना, इसकी वजह से जो है केंद्रक में जो है तनन सामर्थ्य पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम रबर को तानते हैं ना, वैसे जो है वो तनन शक्ति जो है केंद्रक द्रव्य की वजह से जो है केंद्रक में पाया जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि केंद्रक द्रव्य में जो है केंद्रिकाएं और क्रोमैटिन जाल जो है बिखरे हुए होते हैं ना। तो फिर यहाँ पर देखिए ये केंद्रक द्रव्य है, पूरा केंद्रक द्रव्य, और इसमें ये क्रोमैटिन जाल तथा ये केंद्रिका जो है बिखरे हुए हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्रोमैटिन जाल है ना। केंद्रक द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थों अर्थात डीएनए का जाल पाया जाता है, जिसे क्रोमैटिन जाल कहते हैं। ठीक है गाइस, एक बार डायग्राम में दिखाऊंगा आप लोगों को। ये जो क्रोमैटिन जाल है ये क्या है, डीएनए का एक प्रकार का जाल है जिसे क्रोमैटिन जाल कहते हैं। ठीक है, और ये क्रोमैटिन जाल किसका बना होता है, क्रोमैटिन जाल जो है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन का बना होता है। ठीक है, क्रोमैटिन जालिका कोशिका के विश्राम अवस्था में ही दिखाई देता है। ठीक है, विश्राम अवस्था में ही। अब देखते हैं केंद्रिका जो कि इसका मेन पार्ट है। ठीक है, यह केंद्रक के अंदर स्थित गोलाकार या अंडाकार कर्ण के रूप में उपस्थित होता है। गोलाकार या अंडाकार होता है। ठीक है, केंद्रिका जो है यह आरएनए संग्रहण तथा राइबोसोम्स के निर्माण का कार्य करता है। ठीक है गाइस, ये हो गया केंद्रिका, और जो केंद्रक की पूरा परासंरचना है वो मैंने जो है आप लोगों को बता दिया है। अब इसका जो है फंक्शन देख लेते हैं। केंद्रक के कार्य, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक कोशिका की वृद्धि को निर्धारित करता है। ठीक है, केंद्रक आनुवंशिक सूचनाओं को धारण करने के कारण जीव के प्रजनन, विकास तथा उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। ठीक है गाइस, आनुवंशिक पदार्थ किस में रहता है, केंद्रक में ही रहता है ना। केंद्रक आवश्यकता अनुसार कोशिका को विभाजन की ओर अग्रसर करने का भी कार्य करता है। कोशिका को विभाजन करने के लिए जो है प्रेरित करता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, यह राइबोसोम्स के निर्माण का भी कार्य करता है। ठीक है गाइस, तो फिर इस प्रकार से जो है केंद्रक का जो है परासंरचना और उसका कार्य जो है मैंने आप लोगों को बताया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जूलॉजी से रिलेटेड नोट्स जो है आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो फिर थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और जैसा मैंने लिखा है आप वैसे ही एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, और आप जो उसको पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है समझाने के लिए जो है मैं यहाँ पे पॉइंट डाल के जो है लिखता हूँ, है ना। तो फिर चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर अपने टीचर से पूछिएगा, क्योंकि टीचर से बड़े ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ, है ना। टीचर जो है सबसे बड़े होते हैं। तो फिर चलिए, थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।